नमस्कार, NockingNews.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। उत्तर प्रदेश में कमाल हो गया है। बाबा जी के राज में धोती फाड़ के रुमाल हो गया। ये सब आप रोज़ सुनते होंगे, बहुत चालू डायलॉग है ना, लेकिन थोड़ा सा चेंज के लिए आपके व्हाट्सएप पे रोज आता होगा। उत्तर प्रदेश में अपराधियों की छुट्टी कर दी गई है। उत्तर प्रदेश के एक डीजीपी साहब ने बाकायदा ट्वीट लिखा, राजनीतिक ट्वीट, कि उत्तर प्रदेश में पहले वाला हाल नहीं है। अब अपराधी डर के मारे अपनी जमानत कैंसिल करा के वापस जा रहे हैं और किसी अपराधी की हिम्मत नहीं है सड़क पे कुछ कर जाए, एनकाउंटर हो जाता है। ऑपरेशन लंगड़ा चल रहा है और पता नहीं क्या क्या चल रहा है। ये उत्तर प्रदेश की सरकार लगातार कहती रहती थी। आपने भी सुना होगा, हमने भी सुना है, लेकिन जो कागज होते हैं वो झूठ नहीं बोलते हैं। मैं आज आपको इस मोबाइल का ये हिस्सा दिखा सकता हूँ, हो सकता है कि ये पीछे से कुछ और हो। तो जो पीछे की हकीकत होती है वो कागजात में आती है, रिकॉर्ड पे आती है। जब आप सरकारी रिकॉर्ड देखते हैं तो पता चलता है हकीकत क्या है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ क्राइम का हाल क्या है। आम लोगों को, महिलाओं को, दलितों को, बुजुर्गों को, बच्चों को तो छोड़ दीजिए, उत्तर प्रदेश में बाबाओं की ज़िंदगी भी सुरक्षित नहीं है। आपको हर पहलू कानून व्यवस्था का बताऊंगा, जैसे मैंने बेरोजगारी का हाल बताया, जैसे मैंने गरीबी का हाल बताया, जैसे मैंने शिक्षा का हाल बताया, वैसे ही आज बताऊंगा अपराध की हालत क्या है। आप अपने घर में कितना सुरक्षित हैं, महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं, दलित कितने सुरक्षित हैं और बाबा लोग कितने सुरक्षित हैं। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बातचीत को आगे बढ़ाते हैं उसके बाद में। हमारा यूपीआई आईडी डिस्क्रिप्शन में, उसके ज़रिए आप भुगतान कर सकते हैं। पहले मैं मोटे मोटे आंकड़ों पे जाता हूँ, उसके बाद में मैं आपके पास फाइन डिटेल्स में आऊँगा। जानकारी पूरी होगी, कहानी पूरी होगी। सबसे पहले 4 साल में आंकड़े कितने बदले, अपराध कम हुआ या बढ़ा, ये एक मोटी मोटी कहानी मोटे मोटे शब्दों में आपको बता देता हूँ तो आपको आनंद आएगा। मैं आपको बताता हूँ कि भाजपा सरकार आने के बाद, भाजपा सरकार में 2017 से लेके अब तक बीजेपी की सरकार में 3.4 लाख एफआईआर दर्ज हुई हैं, 17,500 किडनैपिंग हुई हैं, 50,000 चोरियों के मामले हुए हैं, 56,000 महिला अपराधों के मामले हुए हैं और 7,300 दंगे हुए हैं। 7,300 दंगे। कितने दंगे? 7,300 दंगे। दंगा मुक्त समाज के रिकॉर्ड हैं ये। रिकॉर्ड किसके हैं, किसने बनाए हैं रिकॉर्ड? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो बाकायदा एक भारत सरकार की संस्था है। ये कोई विदेशी पाकिस्तान से डाटा नहीं आया है। ये कोई डाटा बीजेपी को बदनाम करने के लिए, बाबा को बदनाम करने के लिए नहीं है। ये ज़मीनी हकीकत है, सच है। वो सच है जो थानों के रिकॉर्ड में दर्ज है। अब आप 12 से 17 तक जो समाजवादी पार्टी की सरकार थी उसका आंकड़ा देखिए। अब आपको बताता हूं कि बाबा की सरकार 2017 में आने से पहले 2012 से 17 तक बाबा जी के राज में क्या, के समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के राज में क्या था? 2.37 लाख एफआईआर दर्ज हुई थी। यानी सिर्फ 30,000 एफआईआर कम दर्ज हुई हैं। कोई अगर ये कहे आंकड़े इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि बहुत सारी एफआईआर उत्तर प्रदेश में दर्ज हो गई, बाबा जी ने बहुत एफआईआर खुल के दर्ज किए, आप थाने जाइए, इसलिए आपके आंकड़े बढ़ गए। लेकिन सच तो ये है कि बाबा जी के राज में भी पीड़ित उतना ही पीड़ित है। किसी भी थाने में आप एफआईआर दर्ज करा नहीं सकते। मेरे निजी अनुभव हैं जिनको मैं यहाँ साझा करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन बहुत बुरा हाल है उत्तर प्रदेश का। आप किसी भी तरह का, आप पीड़ित हैं, आपके साथ अपराध हो गया है, पुलिस वहाँ बैठ के कोशिश करेगी मामला बीच बचाव में सुलझ जाए या आपको डांट धमका के भगा देगी। अगर आप गरीब और कमज़ोर हैं, मुकदमा बहुत कम दर्ज होता है, उतना ही दर्ज होता है जितना पहले होता था। 12,000 अपहरण के मामले हैं जो समाजवादी पार्टी के टाइम पे हुए थे, जब अपहरण उद्योग था, ये कहा जा रहा है सोशल मीडिया पे। और 17,500 अपहरण के मामले योगी बाबा के राज में आ चुके हैं 2017 से लेके अभी तक, यानी 2020 तक। ये आंकड़ा एनसीआरबी ने 2021 का आंकड़ा नहीं दिया है अभी। इसके अलावा जो है 50,000 चोरियां योगी जी के राज में हो रही हैं और पहले होती थी समाजवादी पार्टी के सरकार के राज में 42,000 चोरियां।
56,000 महिलाओं से जुड़े हुए अपराध योगी राज में सामने आए हैं, जबकि पहले 36,000 ही होते थे। यानी कहाँ 36,000, कहाँ 56,000। ये एक सच है। जो आप मूर्तियाँ उतारते हैं, जब आप एक रोशनी देख रहे होते हैं दिवाली पे किसी मंदिर में ना, तो आप समझिए कि वो रोशनी बहुत सारी जगहों पे अंधेरा पैदा कर रही है। उस चकाचौंध में बहुत सारे सच को छिपाया जा रहा है। आप खुश हो जाते हैं कि अयोध्या में दिवाली बहुत भव्य मनी है। ऐसी दिवालियां लोग अपने चंदे से मना लेते हैं। हमको सरकार चाहिए जनता का भला करने के लिए। इस देश के हर शहर में, हर गली में उत्सव होते हैं और बहुत खर्चा करते हैं लोग, अपने आप उत्सव कर लेते हैं। हमको सरकार इसके लिए नहीं चाहिए। क्राइम की जो हालत है वो आप देख लीजिए। 6,500 दंगे हुए थे अखिलेश यादव के टाइम में, और बाबा मुख्यमंत्री के टाइम में 7,300 दंगे हुए हैं। मायावती के टाइम में जाऊंगा तो आंकड़े और भी अलग हैं। मायावती के टाइम पे जो FIR हुई थी वो बहुत कम हुई थी, 1,70,000 हुई थी। मायावती के टाइम में 6,000 अपहरण हुए थे। बाबा जी के टाइम में 17,500 अपहरण हुए हैं। मायावती के टाइम में 17,000 चोरियां हुई थी। बाबा जी के टाइम में 50,000 चोरियां हुई हैं। मायावती के टाइम में 22,000 महिला अपराध हुए थे। बाबा जी के राज में 56,000 महिला अपराध हुए हैं। मायावती के टाइम में 4,400 दंगे हुए थे। बाबा के राज में 7,300 दंगे हुए हैं। रिकॉर्ड, सरकार का रिकॉर्ड, अपना रिकॉर्ड, उत्तर प्रदेश पुलिस का अपना रिकॉर्ड। यह स्थिति है। एक ओवरव्यू जिसको कहते हैं उत्तर प्रदेश के अपराध का, वो आपके सामने है। अब मैं आपको लेके चलता हूं किसके साथ क्या क्या हुआ, कौन कौन लोग पीड़ित हुए हैं, किस किस तरह के अपराध हुए हैं, सारी बातों पे। सबसे पहले मैं आपको बाबाओं का हाल बता दूं, क्योंकि बाबा जी की सरकार है तो आप उम्मीद करते हैं हिंदू धर्म की सरकार आ गई है, हमारी सरकार में हिंदू सुरक्षित हैं, और यह सरकार चली जाएगी तो हिंदू खतरे में पड़ जाएंगे, हिंदू धर्म खतरे में पड़ जाएगा। पुरानी सरकारें थी, हिंदुओं के साथ ये करती थी, वो करती थी। ये सब डायलॉग व्हाट्सएप पे रोज आप पढ़ते हैं, इसको लेकर आप बहस करते हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत मैं आपको बताता हूं उत्तर प्रदेश की क्या है। कम से कम 25 साधुओं की हत्या एक साधु के राज्य में हुई है। महंत नरेंद्र गिरी अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष थे। संदिग्ध परिस्थितियों में उनकी मौत हो गई थी। अभी तक पता नहीं चला कि उन्होंने फांसी कैसे लगाई थी। उसको आत्महत्या का स्वरूप देने की कोशिश की गई थी और अब वो इस दुनिया में नहीं है। गोंडा में राम जानकी मंदिर के पुजारी, 11 अक्टूबर की घटना है, बाबा सम्राट दास की हत्या कर दी गई थी। 29 जून को मेरठ के बड़ला गांव में साधु चंद्रपाल की ईंटों से कूट कूट कर हत्या कर दी गई थी। 13 अगस्त को सुल्तानपुर में पुजारी श्यामलाल की हत्या कर दी गई थी। इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ 5 अक्टूबर 20 को मथुरा में एक साधु को मार डाला गया। 14 सितंबर 2020 को मेरठ में कांति प्रसाद नाम के साधु की हत्या कर दी गई। 11 सितंबर 2020 को वीर एक बिजनौर में साधु मारा गया। 6 सितंबर 2020 को कन्नौज में साधु शालिग्राम की हत्या कर दी गई। इसके अलावा 23 जुलाई 2020 को सुल्तानपुर में एक साधु को मार डाला गया। 18 जुलाई 2020 को एक बाबा की हत्या की गई पीलीभीत में। 26 फरवरी 2000 को पीलीभीत में फिर एक पुजारी की हत्या होती है। इसके अलावा 25 फरवरी 2020 को एक महंत की हत्या होती है पीलीभीत में। इसके अलावा 18 जनवरी को चित्रकूट में महंत अर्जुन दास की हत्या हो जाती है। 28 अक्टूबर 2019 को मुरादाबाद में एक साधु को मार दिया जाता है। 23 सितंबर 2019 को हापुड़ में साधु बालक नाथ की हत्या हो जाती है। 14 जून 2019 को मथुरा में एक साधु की हत्या होती है। 2 जून 2019 को रायबरेली के स्वामी पुजारी प्रेमदास की हत्या हो जाती है। 31 अगस्त 2018 को बाराबंकी में पुजारी बाबा शमशेर सिंह की हत्या हो जाती है। अगस्त 2018 को मेरठ में एक और पुजारी और उसके सेवादार की हत्या कर दी जाती है। अगस्त 2018 को औरैया में 2 साधुओं के साथ एक अन्य व्यक्ति की हत्या भी हो जाती है। सुल्तानपुर में 13 अगस्त 2018 को श्यामलाल नाम के पुजारी को मार दिया जाता है। ये स्थिति है उत्तर प्रदेश में पुजारियों की और महात्माओं की और साधुओं की। किस तरह से साधुओं को उत्तर प्रदेश में लगातार मारा गया है। 2 दर्जन से ज़्यादा, करीब 25 के आसपास साधु मार दिए गए उत्तर प्रदेश में। स्पेसिफिक उदाहरण मैंने आपको दिए हैं। ये बाबा की सरकार है जो बाबाओं की भी रक्षा नहीं कर पा रही है। ये आपको एक बता रहा हूँ स्थिति,
और ये केवल अपराध की स्थिति है उत्तर प्रदेश की, इसको आप ऐसे समझिए, इसको राजनीतिक नज़रिए से मत देखिए। कुछ लोग कमेंट लिखते हैं आप बीजेपी के खिलाफ ही क्यों वीडियो बना रहे हो, आप कांग्रेस के खिलाफ ही वीडियो क्यों नहीं बना रहे हो, आप समाजवादी पार्टी के खिलाफ वीडियो क्यों नहीं बना रहे हो। भैया उत्तर प्रदेश में वीडियो बना रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में जिसकी सरकार है उसके कामकाज की मैं समीक्षा करूँगा, या बैठ के मैं किसी और की समीक्षा करूँगा और उसके कामकाज की समीक्षा कर रहा हूँ तो पिछली कामकाजों का भी आपको बता रहा हूँ, ताकि आपको पता लगे कि उनका क्या हाल है। जब मैं दूसरे विषयों पर वीडियो बताता हूँ दूसरे राज्यों की स्थिति क्या है और उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या है। जब रैंकिंग में आप सबसे नीचे आते हो इसका मतलब आपका हाल सबसे ज़्यादा खराब है। जब आप रैंकिंग में सबसे नीचे आते हो इसका मतलब बाकी राज्यों में काम आपसे अच्छा हो रहा है। इसमें दूसरे राज्यों की और आपकी बात क्या करूं, यहां पे मैं चेहरे देख के काम करूं या तथ्य देख के काम करूं, ये बात समझने की जरूरत है। मैं आपको बताता हूं कि महिलाओं की स्थिति अब उत्तर प्रदेश में क्या हो रही है, इसको भी जान लीजिए। राष्ट्रीय महिला आयोग जिसके अध्यक्ष रेखा शर्मा है, पॉलिटिकल नियुक्ति होती है महिला आयोग के अध्यक्ष की, आमतौर पर केंद्र सरकार अपने आदमी को बनाती है, बीजेपी की ही वहाँ पे कट्टर समर्थक बैठी हुई हैं महिला आयोग की, और उनकी जो रिपोर्ट आती है वो कह रही हैं कि यूपी में महिलाओं के खिलाफ के अपराधों के मामले में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। ये रेखा शर्मा का बयान है, रेखा शर्मा का बयान नहीं है, बयान निजी विचार हो सकते हैं। ये महिला आयोग की रिपोर्ट है जो कह रही है कि 2021 में महिलाओं के खिलाफ अपराधों की 31,000 शिकायतें मिली हैं। 31,000 महिलाएं सबके घर में होती हैं, माँ बेटी बहन बेटी होती हैं। महिलाओं के प्रति अपराध का मतलब होता है आपकी बेटी सुरक्षित नहीं है, वो सड़क पे जब जाती है तो वो आपको चिंता लगी रहती है। बेटी के खिलाफ अगर कोई दहेज का अपराध होता है तो सबकी बेटियों का कहीं ना कहीं ब्याह हुआ होता है। महिलाओं के सुरक्षित रहने का मतलब ये है कि आपकी अपनी सबसे अजीज, आपके परिवार की जो सदस्य है वो सुरक्षित है। और अगर आपके ऊपर आंच नहीं पहुंची है मिडिल क्लास वालों, खास तौर पे आपसे कह रहा हूं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आग नहीं लगी है। अगर आग लगी है तो आपका एक्सेप्शन है, आप बच गए हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा अपराध 2014 के बाद उत्तर प्रदेश में दर्ज किए गए हैं। और ये रिकॉर्ड है कि सबसे ज़्यादा महिला विरोधी अपराध उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं। महिलाओं के सम्मान की स्थिति है ये आपके समाज में। बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ, यही कहना चाहते थे उस दिन मोदी जी, इनकी जुबान फिसल गई, मन में कुछ रहा होगा निकल गया। लेकिन ये बयान देने वाले बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, इन बयान देने वालों के राज्य में तो रिकॉर्ड बन रहे हैं, महिलाएं सबसे असुरक्षित। मेरा डाटा नहीं है, राष्ट्रीय महिला आयोग का डाटा है। आगे क्या बताऊं मैं आपको, इसमें 31,000 शिकायतें मिली हैं जो 2014 के बाद सबसे ज़्यादा हैं। 2020 की तुलना में 2021 में महिलाओं के खिलाफ क्राइम को लेकर की गई शिकायतों में योगी राज में 30% की बढ़ोतरी हुई है। 30%, यानी पहले 10 अपराध होते थे तो अब 13 अपराध हो रहे हैं। ये है सुरक्षित प्रदेश, उत्तम प्रदेश, और जिसकी पुलिस राजनीतिक बयान देती है और कहती है हम ठोक देते हैं। पुलिस की भाषा, मुख्यमंत्री की भाषा, हम ठोक देते हैं। हत्या के मामले में क्या स्थिति है, मैंने एक ओवरव्यू डाटा बताया, और इस साल के जो आंकड़े आए हैं 2020 की जो रिपोर्ट आई है एनसीआरबी की, उसमें हत्याओं के मामले में उत्तर प्रदेश देश में नंबर 1 है, टॉप पे है। 2020 में 29,193 के करीब मर्डर हुए हैं। सिर्फ अकेले उत्तर प्रदेश में 3,779 हत्याएं हुई हैं। पूरे देश में 30,000, उसमें से 3,700 केवल उत्तर प्रदेश में हुई हैं। और ये आंकड़ा आपको बताता है उत्तर प्रदेश की हकीकत। अब दलितों के बारे में बताऊं, मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, नहीं तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। कल का 30 मिनट का हो गया था, आप लोग बोर हो गए थे। दलितों में के खिलाफ, दलितों के प्रति उत्पीड़न के मामले में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। दलितों के खिलाफ नंबर 1 मतलब एनसीआरबी की रिपोर्ट में नंबर 1 सभी राज्यों का आंकड़ा आता है। उन राज्यों में सबसे ज़्यादा जहां होता है वो नंबर 1 कहलाता है। इसलिए ये मान के मत चलिएगा। आप कुछ लोग लिखते बंगाल की बात क्यों नहीं करते हैं? अरे भाई, बंगाल जिस मामले में नंबर 1 था उसको मैं लपेट दूं क्योंकि आपको व्हाट्सएप ने बताया कि बंगाल पीछे है और आपकी केंद्र सरकार कह रही है आगे है। अभी आप इसको देखिए, ये आंकड़ा जो आपके सामने मैं लेके आया हूँ, दलितों के खिलाफ 50,291 मामले दर्ज हुए हैं। पूरे देश में 50,000 मामले दर्ज हुए हैं, जिसमें से 25% के आसपास, 1/4 मामले, हर चौथा मामला दलित उत्पीड़न का। 12,714 मामले
खाली उत्तर प्रदेश में हुए हैं। और ये आंकड़ा पिछले साल के मुकाबले, उससे पहले के साल के मुकाबले बढ़ा है, मतलब लगातार बढ़ रहा है। और हत्याएं, जब सरकार हत्या करने लगे, जब पालक संरक्षक हत्याएं करने लगे, विकास दुबे कांड याद कीजिए। आप सब लोग विकास दुबे का वो वाला एनकाउंटर देखते हैं जिसमें वो उसको पकड़ के लाया जा रहा था मध्य प्रदेश से, और उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ और भागने की कोशिश करने लगा, पुलिस से छुड़ाने की कोशिश करने लगा, रिकॉर्ड में यही लिखा हुआ है, और बदले में पुलिस ने उसकी हत्या कर दी। ये तो पुलिस का बदला था। आप असली एनकाउंटर नहीं देखते हैं जिसमें विकास दुबे को मारने के लिए पुलिस की टीम गई थी रात को, और उसने पुलिस के ऊपर फायरिंग की, जिसमें कई पुलिस वाले मारे गए थे, जिसके कारण वो अदावत हुई, जिसमें विकास दुबे को मारने पुलिस पहुंची। विकास दुबे की ताकत देखिए, और ये देखिए कि उत्तर प्रदेश में अपराधियों के हौसले कितने हाई थे, किसका राज था, कितने सालों से था। उसके बावजूद, और बात सिर्फ विकास दुबे की नहीं है, बात यह है कि कानून आप हाथ में, उत्तर प्रदेश में नोएडा में कितने मामले हुए हैं फर्जी मुठभेड़ के। आदमी जा रहा है, उसको पकड़ लिया, यहाँ गोली मार दी, पैर में गोली मार दी, ऑपरेशन लंगड़ा चलाया जा रहा है। किसी को भी पकड़ के मार दो, अपनी पार्टी का मत मारो, दूसरी पार्टी का मार दो, शरीफ है पैसे नहीं दे रहा है मार दो, गोली मार दो, और बाद में दिखाओ पुलिस में। आप इस सरकार ने, आप भूलिएगा मत, देखिए बहुत सारी जानकारियां होती हैं। इस सरकार ने पहली बार ये कानून बनाया कि किसी भी जिले का एसएसपी किसी भी अपराधी के ऊपर 50,000 का इनाम रख सकता है। ऐसा कोई कानून नहीं था। अब किसी को पकड़ के लाते हैं, ये इतने कई मामले आ चुके हैं, हिरासत में रखते हैं, उसके ऊपर इनाम घोषित करते हैं, और इनाम घोषित करने के अगले या 1-2 दिन बाद उसके पैर में गोली मार दी जाती है, और 50,000 का इनामी अपराधी पकड़ा गया। ये सिलसिला चल रहा है। ये पुलिस वालों को मुठभेड़ करने के लिए इंसेंटिव दिया जा रहा है, और आपको ये कहा जाता है कि देखा हर तरफ मुठभेड़ हो रही है, अपराधियों को पकड़ा जा रहा है, अब किसी की हिम्मत नहीं है। हिम्मत क्या नहीं है, आंकड़े आपने भी देख लिए कि किस तरह की हिम्मत है अपराधियों की, और किस तरह से अपराध उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं। ह्यूमन राइट वायलेशन के मामले उत्तर प्रदेश में अंधाधुंध बढ़े हैं, और हिरासत में मौत का सवाल यह है कि 1318 लोग पुलिस की हिरासत में मारे गए। हिरासत का मतलब होता है कस्टडी, कस्टडी का मतलब होता है सुपुर्दगी, जिनकी पुलिस को हिफाजत करनी थी अपने पास, वो लोग पुलिस के पास बंद थे, ताले में थे, पुलिस के बगैर हिल भी नहीं सकते थे। ऐसे 13,018 लोगों की हिफाजत करने में पुलिस असफल रही, पुलिस की कस्टडी में उनकी डेथ हुई है, और ये भारत में सबसे बुरी स्थिति है। आंकड़ा कहाँ से आता है? नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, मानवाधिकार आयोग, भारत सरकार, वहाँ आंकड़ा आता है और कहता है कि हिरासत में मौत की जो 23% मामले हैं पूरे देश में, वो उत्तर प्रदेश में हैं। ये आपके उत्तर प्रदेश का हाल है। मानवाधिकार का हाल बुरा है, और उसका हाल ये है कि 40% आंकड़े मानवाधिकार उल्लंघन के अकेले उत्तर प्रदेश में होते हैं। आपको लगेगा ही नहीं कि भारत जैसे सभ्य देश में, जिसमें इतना विराट संविधान है, ये उस देश का हिस्सा है। लेकिन अपराधों की स्थिति चली जा रही है। धारा 144 का तो ऐसे इस्तेमाल करते हैं, घुटन बना दिए, जिसको जहाँ चाहो उसको रोक दो, बोले धारा 144 लगी है। कोरोना आ जाए धारा 144, डेंगू आ जाए धारा 144। इस तरह के मामले कई सारे उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं। वीडियो को लंबा हो जाएगा, मेरे पास और भी स्थितियां हैं, मैं अब इसको यहीं करना चाहता हूं, लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि ये ज़मीनी हकीकत है भाई साहब, जो मैंने आपको बताई है। व्हाट्सएप की हकीकत कुछ और है। विराट रूप में एक आदमी का भगवा चेहरा, जो एलीट है, जिसके अंदर ज़बरदस्त पाखंड है, जब वो जाते हैं तो ऊपर एक बढ़िया सा कपड़ा बिछाया जाता है, जब वो बैठते हैं, चाहे प्रधानमंत्री का सोफ़ा हो, जिनकी अदा निराली है, जो अपने मुख्यमंत्री निवास को गंगा जल से धुलवाते हैं, जिनके फ़ोटो खींचे जाते थे, खास एंगल से खींचे जाते हैं ताकि वो विराट दिखाई दें, उनकी तस्वीरें व्हाट्सएप पे आपको मिलती हैं। लेकिन ये जो संस्थाएं बनी हैं ना, कितने दिन तक रहेंगी, कब तक ईमानदारी से रिपोर्ट करेंगी, कोई नहीं जानता, क्योंकि संस्थाओं के साथ, संवैधानिक संस्थाओं के साथ खिलवाड़ हो रही है। लेकिन हमारे देश का जो संविधान है, उसने इतनी सारी संस्थाओं को ये आज़ादी दी है कि वो देश में रैंकिंग दे रही है। और आज इत्तेफाक से उस राज्य में चुनाव हो रहे हैं जो सारी बुराइयों में टॉप पे है। मैंने आपको अपराध का आंकड़ा बता दिया, और अब आप जान जाइए कि उत्तर प्रदेश में अपराध की स्थिति क्या है। बाबा के राज में बाबा लोग सेफ नहीं है, महिलाएं सेफ नहीं हैं। बाबा लोग के राज में
मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, दंगों में रिकॉर्ड टूट रहे हैं, दंगा मुक्त, ये सारी स्थिति है। बार बार सुन लीजिए वीडियो को, एक एक तथ्य को आप निकालिए, इंटरनेट पे सर्च करिए, तस्दीक करिए, तसल्ली कीजिए। नमस्कार, जय हिंद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। ये सत्य जानने के बगैर मतदान करना ठीक नहीं है।